नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स के अंदर भी सबसे पहले अपन बात करेंगे राइस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राइस, यानी धान के बारे में बात करेंगे। चावल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। चावल के बारे में जितनी एक इंट्रोडक्शन क्लास है उसके बारे में अपन पूरी पूरी जानकारी लेते हैं। चावल क्या है, किस कहाँ से आया है, कब इसकी खेती करना प्रारंभ हुई, इसका वानस्पति के जो भी है पूरा पूरा वितरण, वो उसके बारे में पूरा पूरा अपने अध्ययन करते हैं। धान, पेड़ी, चावल, राइस। अपन को याद रखना है कि सर पेड़ी क्या होता है। जो छिलका सहित होता है वो पेड़ी कहलाता है, और छिलका रहित होता है वो राइस कहलाता है। जब छिलके से बाहर आता है तो चावल कहलाएगा, और छिलके के सहित रहेगा तो क्या कहलाएगा? पेड़ी के। छिलके के सहित रहेगा तो पेड़ी कहलाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि जो राइस होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, कौन से परिवार से आता है, वो अपन पूरी पूरी जानकारी इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वानस्पतिक नाम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। अपन को ध्यान रखना है बेटा कि इसको नीचे से अंडरलाइन करना जरूरी है। अब ओराइजा है वो तो क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। और जो सटाइवा है वो क्या हो जाएगी बेटा? जाति हो जाएगी। ये द्विनाम पद्धति के अनुसार अपन इसका वर्गीकरण कर दिया। दूसरी बात करें सर कुल कौन सा आता है, कौन से कुल के सदस्य हैं ये कौन सा परिवार है इसका, तो अपन को ध्यान रखना है पोएसी कुल का सदस्य है ये। पोएसी कुल के अंदर आता है, और पोएसी कुल का क्या नाम है? ग्रेमनी कुल। दूसरी बात करें ये घास परिवार का सदस्य है। ये अपन को पता होना चाहिए। सर इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। सर कौन से कुल में आती है? तो पोएसी कुल का सदस्य है। दूसरा नाम क्या है इसका? ग्रेमनी कुल। और तीसरा नाम घास परिवार। इसके बाद में अपन बात करेंगे सर इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन स्थान, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस या उद्भव स्थान। इसका जन्मभूमि स्थान है वो कौन सा है? तो आपने याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है, या इसको अपन बोल सकते हैं इंडो बर्मा। दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो बर्मा, या इसी को अपन बोल सकते हैं भारत। भारत भी इसी के अंदर आता है। अब ये क्या है कि सर एशिया महाद्वीप है, एशिया के अंदर ये सिर्फ दिशा के बारे में है, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये मुख्य पॉइंट याद रखना। और ये इंडो बर्मा जो अपना पार्ट है उधर आ जाता है, और भारत वर्मा भी एक ही नाम है, अलग नाम नहीं है। इसके बाद में बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 24। और 24 को क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉइड कहा जाता है, यानी द्विगुणित। कितने होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और इसी को अपन कह सकते हैं डिप्लॉइड है ये। इसमें गुणसूत्र भी कैसे हैं? डिप्लॉइड होते हैं। या 2n बराबर 24 होते हैं, n बराबर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके जो पुष्प क्रमांक होता है, यानी इनफ्लोरेसेंस। इस पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं? पेनिकल। आपने इसको यह भी बोल सकते हैं ओपन पेनिकल।
आपको याद रखना है जो पुष्प क्रमांक नीचे की ओर झुका हो, डाउन की ओर, उसका जो पुष्प क्रमांक होता है वो पेनिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे फलों के अंदर होता है आम, आम का पुष्प क्रमांक कौन सा होता है? पेनिकल। इसके बाद हम बात करेंगे फल प्रकार। फल प्रकार कौन सा होता है? या दाने का प्रकार बोल दो या फल प्रकार बोल दो, वो होता है कैरियोप्सिस। फल प्रकार कौन सा है बेटा? कैरियोप्सिस है। फल का प्रकार कौन सा है? कैरियोप्सिस। ये अपन को अच्छे से याद रखना है, कैरियोप्सिस इसका फल प्रकार हो जाएगा। ये पूछने योग्य क्वेश्चन है। और यह पुष्प क्रमांक कौन सा है? पेनिकल है। यह भी अपन को अच्छे से याद रखना। जैसे नीचे की ओर डाउन होता है, जैसे सीधा रहता है खड़ा तो वह तो हेड हो जाएगा, नीचे की ओर है तो कैसा हो जाएगा? पेनिकल। ओपन पेनिकल भी बोल सकते हैं, पेनिकल। इसके अलावा अपने याद रखना है इसका फल प्रकार कौन सा हो जाएगा? कैरियोप्सिस। कौन सा हो जाएगा बेटा? कैरियोप्सिस। आगे बात करते हैं, यह C3 पादप है। कैसा पादप है बेटा? C3 पादप है। अपन को याद रखना है कि C3 पादप कौन से होते हैं बेटा? तो अपन को याद रखना है कि C3 प्लांट्स के अंदर एक खास बात ये होती है कि पत्ती कैसी होती है? सक्रिय पत्ती होती है। कैसी पत्ती होती है बेटा? सक्रिय पत्ती। सक्रिय पत्तियों वाले होते हैं ज्यादातर, मोस्टली याद रखना है सक्रिय पत्ती। इसके बाद में अपन बात करें आगे कि सर ये कौन सा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट? अपन को याद रखना है ये कौन सा है? HDP पादप है। HDP मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। या अपन बोल सकते हैं लघु दिवसीय पादप। लघु दिवसीय पादप भी कहा जा सकता है बेटा। ये मुख्य पॉइंट है। और अपन को याद रखना है कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं? खरीफ सीजन। कौन सा सीजन? खरीफ सीजन। तो अपन को याद रखना है ये जो धान है वो कौन सी है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। ऐसे तो देखो भारत में ये हर ऋतु के अंदर उगाए जाते हैं। जैसे अलग अलग एरिया के अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ओस बोलते हैं, अमन बोलते हैं, बोरा बोलते हैं। अपन को याद रखना मुख्य रूप से कौन सी फसल है? तो आपने याद रखना कौन सी? खरीफ की फसल है। दूसरी बात करेंगे अपने कि सर यह स्वपरागति फसल है। स्वपरागति फसल है। अब बात यह आ गई सर स्वपरागति फसल होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो याद रखना है कि यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब यहां पे एक बात कर लेते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती है उसके अंदर पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी होती है क्या सर? इसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है आईडी, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। यानी दो किस्म होती है और दो किस्मों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहते हैं। जैसे सर बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीजों के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे आधार बीज, आधार बीज के लेंगे और दूसरे किसके लेंगे? प्रमाणित बीज के लेंगे। ये दो बीज अपन को लेना है। आधार बीज के अंदर पूछते हैं सर, सबसे पहले बात करें आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड। दूसरी बात करेंगे कौन सा? प्रमाणित बीज। सबसे पहला पॉइंट अपन को इसकी कितने रखेंगे? 3 मीटर और इसकी कितने रखेंगे? 3 मीटर। इन दोनों किस्मों के बीच के अपने दोनों बीजों के बीच की 3-3 मीटर की दूरियां रखनी पड़ेगी। जैसे मान ले कोई आधार बीज है, कोई प्रमाणित बीज है और दोनों किस्मों के बीच की दूरी इतनी रखनी पड़ती है। अपन को यह मुख्य पॉइंट याद रखना है। स्वपरागति फसलों के अंदर रखना है। कौन सी फसलें? स्वपरागति फसलें। सर ये स्वपरागति फसलें कौन कौन आती है जिसकी दूरी 3-3 है? आइसोलेशन डिस्टेंस यानी पृथक्करण दूरी 3-3 की है। तो अपन को याद रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले लिख लेना गेहूं है, गेहूं की भी 3 है। इसके अलावा जौ है, जौ की भी 3 है। इसके अलावा जई है, इसकी भी 3 है। और एक याद रखना अपना दान, दान की भी 3। ये तो हो गई सर खाद्यान्न फसलें। कौन सी हो गई?
ये तो हो गई खाद्यान्न फसलें, यानी अपन बोल सकते हैं सीरियल क्रॉप्स। कौन सी फसल है ये? खाद्यान्न फसल है बेटा, ये तो खाद्यान्न फसल की हो गई। सर आपने पूछ लिया कि सर लेगुमिनेसी कुल में कौन कौन सी आती है, जो तो अपने लेगुमिनेसी कुल के ये अपने याद रख सकते हैं सर, पोएसी कुल की तो ये ही है। कौन सी कुल की? पोएसी कुल की, या पोएसी कुल भी लिख सकते हैं। पोएसी कुल वाले तो ये है, फसलों के अंदर दूरी इतनी रखते हैं। सर फेबेसी कुल के अंदर कोई आती हो? बिल्कुल आती है। फेबेसी कुल के अंदर अपन को सबसे पहले तो याद रखना कौन, जैसे मूंगफली, मूंगफली के अलावा जाएगी कौन सी? सोयाबीन। इनकी दूरी भी कितने रखते हैं बेटा? 3-3 की रखते हैं। पर दोनों जो है अपन को याद रखना है, ये दोनों की दोनों जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती है? फेबेसी कुल की होती है। फेबेसी कुल की जो फसलें हैं या लेगुमिनेसी कुल की है। ये भी अपन को याद रखना है। सेकेंडरी बात करें कि सर ये मूंगफली है, ये कोई पल्स क्रॉप नहीं है, ये तिलहनी फसल है, और ये दलहनी और तिलहनी दोनों के अंदर आती है। तो अपने ये पृथक्करण दूरी के बारे में ये इतने, इसको भी याद रख सकते हैं इसी के साथ में समझने के लिए। आगे बात करते हैं बेटा। दान एक है, चेस्मोगेमी पादप है। कौन सा पादप है बेटा? चेस्मोगेमी पादप है। चेस्मोगेमी पादप क्या होता है पहले तो आपने ये भी समझना है, मतलब आपने याद रखना है निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद फूल खिलते हैं, उसे अपन कौन सा पादप कह सकते हैं बेटा? चेस्मोगेमी पादप कह सकते हैं। जो फूल कभी खिलते ही नहीं है वो कौन से होते हैं? क्लेस्टोगेमी होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? क्लेस्टोगेमी। और जो निषेचन के बाद में फूल खिलते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना वो चेस्मोगेमी पादप कहलाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि सर धान होता है, उसके तने को क्या कहा जाता है? जो तना होता है उसको कलम कहा जा सकता है, ये अपन को याद रखना। दूसरी बात करें इसका अंकुरण का प्रकार कौन सा है? अंकुरण का प्रकार, तो धान का अंकुरण प्रकार कौन सा है बेटा? तो हाइपोजियल है। जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनका अंकुरण प्रकार हाइपोजियल ही होता है, यह भी अपन को याद रखना है। अपन बात करें जैसे धान के अंदर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट के अनुसार, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के अनुसार कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा कि 77 से लेकर 79%, ये इसका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसके अंदर। दूसरी बात करें अपन सर प्रोटीन कितना होता है? तो प्रोटीन जब अपने बात करें इसके अंदर प्रोटीन होती है 6 से 7%, जो खाद्यान्न फसलों में सबसे कम, खाद्यान्न फसलों में सबसे कम, खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन किसमें होती है? तो अपन को याद रखना धान के अंदर होती है। और खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है? तो वो बाजरे में होती है, बाजरे के अलावा गेहूं के अंदर होती है, ये अपन को याद रखना। सर इस प्रोटीन का क्या नाम है? तो जो चावल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम पूछ ले कि प्रोटीन का क्या नाम है? तो प्रोटीन का नाम है बेटा ओराइजिन। क्या नाम है? ओराइजिन। ओराइजिन नामक की एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा? ओराइजिन। चावल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ओराइजिन। और अपन को ध्यान रखना है कि सर चावल की जो जीन है उसका क्या नाम है? भाई बोनी जीन पाई जाती है, या जीन का नाम पूछ लें, जीन का नाम क्या है? तो लिखिए बेटा वो है डीजी वो जीन, ये भी अपन को याद रखना है बेटा। देखो आपसे सबसे पहले पूछा कि अंकुरण प्रकार कौन सा होता है? तो हाइपोजियल होता है। कौन सा होता है बेटा? हाइपोजियल। और कार्बोहाइड्रेट का जो कितना पाया जाता है आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट,
तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कितना 77 से 79%। आपसे पूछ ले कि सर प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन बेटा इसके अंदर कितनी होती है 6 से 7% प्रोटीन होती है। और खाद्यान्न फसलों के अंदर जितनी भी खाद्यान्न फसल है उसके अंदर सबसे कम प्रोटीन किसमें होती है, चावल के अंदर होती है 6 से 7%। आपसे पूछ ले कि सर प्रोटीन का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है इस प्रोटीन का नाम है ओराइजिन। क्या नाम है बेटा, ओराइजिन प्रोटीन का नाम है। और दूसरी बात करें सर जीन का क्या नाम है, डीजीवू जीन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। आगे बात करते हैं सर इसके अंदर वसा कितनी होती है, जैसे चावल के अंदर वसा होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना 2.7% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा, 2.7% वसा पाई जाती है। अपन अब बात करते हैं कि जैसे अपने चावल है, चावल से संबंधित कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट से पहले कोई इंटरनेशनल इसके लिए घोषित किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, चावल वर्ष। तो आपने याद रखना अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कौन सा है, 2004 है। कौन सा है बेटा, 2004 को चावल के लिए घोषित किया गया। जैसे वर्तमान समय में 2023 है, वो किसके लिए घोषित कर रखा है, तो मोटे अनाजों के लिए घोषित कर रखा है। तो अपन को याद रखना है कि जैसे चावल वर्ष है वो कौन सा, 2004 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। आगे बात करते हैं अपन को याद रखना है इंटरनेशनल है राइस है रिसर्च है इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये बेटा, तो ये अपन को याद रखना है मैनीला फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस। और ये कहां पे है, इंडोनेशिया के अंदर है। और ये कब बना था, 1960 के अंदर बना था। आपसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय, हिंदी के अंदर भी लिखने बेटा इसको, इंग्लिश के अंदर आपको याद रखना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है, मैनीला फिलीपींस इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पे है, मैनीला फिलीपींस इंडोनेशिया के अंदर है। अपन को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन इसको हिंदी के अंदर भी लिखना है बेटा, अंतरराष्ट्रीय चावल है अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां पे है, मैनीला फिलीपींस। मैनीला फिलीपींस इंडोनेशिया। और इससे पूछ ले कि बेटा इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1960 में हुई थी। स्थापना याद रखना 1960 में इसको स्थापित किया गया था। यह अपन का पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करें, एक और इंस्टीट्यूट बनाया गया इंटरनेशनल राइस यह भी बनाया है 2016 के अंदर, और ये अपने भारत के अंदर है, रीजनल सेंटर बना रखा है। अपन को इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखो ये सबसे पहले तो अपन को याद रखना बेटा इंटरनेशनल है राइस है रिसर्च है इंस्टीट्यूट है और है साउथ एशियन रीजनल है सेंटर। और ये कहां पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है।
यूपी के अंदर। कब बनाया गया था? 2016 के अंदर। ये अपन को ध्यान रखना है। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल है अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियन क्षेत्रीय जोन। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये अपन को याद रखना है कि जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में, अगर आपसे पूछ ले कि जैसे अपने एशिया के अंदर पूछ ले कि एशिया का जो दक्षिण रीजनल सेंटर वो कहाँ पे बनाया गया